नमस्कार सभी साथियों को। मैं सुमित सिंह आपके अपने परिवार वजारत क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम 2 वीडियो पहले ही बना चुके हैं, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में हमने सीखा था अरबों के आक्रमण के बारे में, जहां से मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत हुई थी। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था तुर्कों के उदय के बारे में और भारत में तुर्कों के आक्रमण के बारे में। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक शुरू होने वाला है वो है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, क्या है वो? दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंशों को पढ़ने वाले हैं। कितने वंश? 5 वंशों को पढ़ने वाले हैं, जिनमें पहला वंश है गुलाम वंश। दोस्तों, जिनमें पहला वंश है गुलाम वंश, जो सन 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहा। कितने से दोस्तों? 12 से 6 ईस्वी से लेके यह 1290 ईस्वी तक रहा। इसके बाद दोस्तों दूसरा आया खिलजी वंश। दोस्तों, इसके बाद जो आया था दूसरा, वो था खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने 1290 से लेके दोस्तों कितने से? 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद जो तीसरा वंश आया वो था दोस्तों तुगलक वंश। क्या था दोस्तों? तुगलक वंश। तो जो तुगलक वंश था उसकी जो शुरुआत हुई थी तुगलक वंश की जो शुरुआत हुई थी वो 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक रही थी। दोस्तों, कितने तक रही थी? 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक रही थी। इसके बाद जो चौथे नंबर का वंश आया वो था सैयद वंश। दोस्तों, वो था सैयद वंश। सैयद वंश की शुरुआत 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक रही थी। दोस्तों, कितने से कितने तक? 14 से 14 को लेके 1451 ईस्वी तक रही थी। इसके बाद जो वंश आया वो आया लोधी वंश। दोस्तों, कौन सा आया? लोधी वंश। लोधी वंश की जो शुरुआत हुई थी वो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रही थी। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक। तीसरा था तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। चौथा था सैयद वंश जो 14 से 14 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश आया लोधी वंश, जो 1451 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। 51 से लेके 1526 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, आज दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश को पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों
गुलाम वंश की ओर। किसने गुलाम वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हुए, सभी के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमने कल वाली वीडियो पर बताया था, कल वाले हमने पार्ट पर बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कौन था? सेनापति भी था। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक 24 जून 1206 ईस्वी 24 जून 1206 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। गौरी के शासन काल में, मोहम्मद गौरी के शासन काल में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर था। दिल्ली का गवर्नर था। दोस्तों, इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। इसे लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही अधिक दानी था। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। इसे अन्य उपाधियां भी और मिली थीं और वो उपाधियां थीं मलिक और सिपह सलार। मलिक और सिपह सलार जो इसको उपाधियां मिली थीं, मलिक और सिपह सलार। दोस्तों, मलिक और सिपह सलार की उपाधि इसलिए मिली थी, जिस समय इसे ये उपाधियां दी जा रही थी तब यह गौरी के गुलाम के नियमों से बंधा हुआ था, गुलामी के नियमों से बंधा हुआ था। इसीलिए इसको सुल्तान की उपाधि नहीं दी गई थी। लेकिन 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के भतीजे मोहम्मद गौरी के भतीजे जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद ने किसको दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामी से मुक्त किया। गुलामी से मुक्त किया और इसको सुल्तान की उपाधि दी। और क्या किया? सुल्तान की इसको उपाधि दी थी। दोस्तों, इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही अधिक दानशील और बहुत ही अधिक उदार था। बहुत ही अधिक दानशील और बहुत ही अधिक उदार। देखो, दानशीलता
एवं उदारता। दानशीलता एवं उदारता के कारण इसको हातिम द्वितीय कहा जाता था। दोस्तों क्या कहा जाता था इसको? हातिम द्वितीय। 1210 ईस्वी में 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था और गुलाम होने के साथ साथ यह मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था। इसके साथ साथ मोहम्मद गौरी का एक अन्य सेनापति और भी था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति हुआ या सहायक सेना नायक बना। इसने ही भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। दोस्तों हमने पढ़ा कि गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसको दानशीलता, सिपहसालार मलिक, दानशीलता एवं उदारता के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि मिली थी। 1208 ईस्वी में गयासुद्दीन महमूद के दास्ता से मुक्त करने के बाद इसे क्या किया गया? सुल्तान की उपाधि दी गई। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वारिस हुआ इस दिल्ली सल्तनत का कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र या बेटा आराम शाह हुआ जो दिल्ली सल्तनत का नया उत्तराधिकारी बना। आराम शाह 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। 1210 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। आराम शाह ने मात्र 8 माह तक शासन किया। 8 माह तक शासन करने के बाद जो इसका बहनोई था, इसका बहन का जो पति था इल्तुतमिश, उसने इसकी हत्या 1211 ईस्वी में कर दी थी। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश
द्वारा आराम शाह की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, फिर दिल्ली का जो शासक बना वो हुआ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी में क्या हुआ था? सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन पर बैठा था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का एक इलवारी तुर्क था। दोस्तों, कौन था? तुर्किस्तान का एक इलवारी तुर्क था। तुर्किस्तान का इलवारी तुर्क। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का गवर्नर था। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में यह कौन? इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। बगदाद के खलीफा बगदाद के खलीफा अब्बासी, क्या नाम था? अब्बासी द्वारा इसे वास्तविक या बोल सकते हैं वैधानिक वास्तविक या वैधानिक सुल्तान की उपाधि दी गई थी। सुल्तान की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर शासन कर रहा था उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। दोस्तों, क्या कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। और कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू कराया वो इल्तुतमिश की देखरेख में हुआ। इल्तुतमिश की देखरेख में हुआ था।
लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और वह कुतुब मीनार का निर्माण पूरा न करा सका। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराए गए कुतुब मीनार के निर्माण को इल्तुतमिश ने पूरा किया। क्या किया? कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया। दोस्तों, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम अमीरों की एक संस्था बनाई, एक संगठन बनाया। 40 गुलामों का जो 40 अमीर कहलाए, 40 अमीर, 40 अमीर गुलामों का संगठन बनाया, जो 40 दल। दोस्तों, जो क्या कहलाया? 40 दल, या वो कहलाया तुर्कान ए चहलगानी। 40 दल या क्या कहलाया? तुर्कान ए चहलगानी। ये जो दल था वो इल्तुतमिश के विश्वास पात्र गुलामों का था। विश्वास पात्र गुलामों का ये दल था। इसने अजमेर में मस्जिद का निर्माण कराया। अजमेर की मस्जिद का निर्माण कराया। इसने शुद्ध अरबी सिक्कों का प्रचलन किया। सिक्कों का प्रचलन किया। शुद्ध अरबी सिक्कों के अलावा इसने 2 अन्य सिक्के चलाए, जो सिक्के थे चांदी का टका, और जो दूसरा था वो था तावे का जीतल। दोस्तों, तावे का जो जीतल का सिक्का था वो 1:4 के अनुपात में था। दोस्तों, इसने मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण कराया। दोस्तों, जो इल्तुतमिश था भारत में प्रथम मकबरा
प्रथम मकबरा बनाने वाला शासक था? दोस्तों कौन था ये? भारत में प्रथम मकबरा बनाने वाला इल्तुतमिश पहला शासक था। दोस्तों इसने एक प्रथा का प्रचलन किया, इसने एक प्रथा को चलाया और जो प्रथा कहलाई इक्तादारी प्रथा। दोस्तों क्या कहलाई? इक्तादारी प्रथा। इसने इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किया। इसके साथ साथ दोस्तों इसने हौज ए सुल्तानी, हौज ए सुल्तानी का भी निर्माण कराया। का भी निर्माण कराया। दोस्तों इसने अपने शासन को या सिंहासन को वंशानुगत बनाया। दोस्तों वंशानुगत का मतलब था कि इसका जो वारिस होगा, इसका जो बेटा होगा, वो इसके सिंहासन पर बैठेगा, कोई अन्य नहीं। उसका जो बेटा होगा वो उसके सिंहासन पर बैठेगा और कोई अन्य नहीं। और इसने उसी प्रथा को क्या किया? बढ़ावा दिया। दोस्तों इसने कुछ युद्ध भी लड़े थे जो महत्वपूर्ण युद्ध थे। इसने 1215 ईस्वी में 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा। तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा। दोस्तों इससे पहले भारत में तराइन स्थान पर दो और युद्ध हुए थे। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। और उसके बाद तराइन का 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की सहायता से मोहम्मद गौरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और खुद दिल्ली का शासक बन गया। दोस्तों इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। अब दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था तो उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से ले जाकर लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से ले जाकर लाहौर को बनाया था। दोस्तों इसने जो तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था वो लड़ा था ताजुद्दीन सलजोक के खिलाफ। ताजुद्दीन सलजोक
के खिलाफ। और उस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी हुआ। इल्तुतमिश क्या हुआ? विजयी हुआ। इसके बाद दोस्तों इसने और एक युद्ध लड़ा, वो लड़ा 1217 ईस्वी में। 1217 ईस्वी में जो युद्ध था मंसूरा का युद्ध। मंसूरा का युद्ध 1200 सॉरी दोस्तों 1217 ईस्वी में इसने क्या किया? मंसूरा का युद्ध लड़ा और इसने नासिरुद्दीन कुवाचा नासिरुद्दीन कुवाचा को पराजित किया था। इसने 1221 ईस्वी में 1221 ईस्वी में मंगोलों के आक्रमण जिस समय मंगोलों ने आक्रमण किया था वहाँ का शासक था चंगेज खान। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था और इसने 1221 ईस्वी में चंगेज खान से भारत को बचाया था। दोस्तों 1226 ईस्वी में इसने बंगाल को जीता। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने क्या किया? बंगाल को जीता। 1226 ईस्वी में बंगाल को जीता। जिस समय इसने बंगाल को जीता था उस समय वहाँ का जो शासक था वो था गयासुद्दीन। और गयासुद्दीन को पराजित करके ही इसने बंगाल को जीता था। 1226 से लेके 1231 तक 1226 ईस्वी से लेके 1231 ईस्वी तक इसने राजपूतों को पराजित किया। राजपूतों को पराजित किया। राजपूतों को पराजित करने का इसको ये फायदा हुआ कि जो राजपूत थे वो आपस में लड़ने लगे थे, झगड़ने लगे थे और उस लड़ाई और झगड़े का इसने क्या किया? फायदा उठाया और उनके राज्यों को जीत लिया। 1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। और इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी हुआ वो इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज हुआ। तो दोस्तों इससे आगे का हम कल अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो सहायक रही है आपके लिए, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना छोड़ें और ना ही भूलें। धन्यवाद।